So hello guys, in the last lecture we were discussing about the maximum power transfer theorem. तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के बारे में बात कर रहे थे और अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के बारे में हम लोग बात करते करते यहाँ तक पहुँचे थे कि जो एक तो जेड इन था और एक तो जेड एल था, उन दोनों में एक रिलेशन क्रिएट हुआ था कि उन दोनों में क्या संबंध है वो तो हम पता कर रहे थे। तो हमारे को ये पता चला था कि जो जेड इन है वो ऐसा है कि आर इन प्लस जे एक्स इन, अगर ऐसा है, जे मतलब आयोटा को बोलते हैं हम लोग, आयोटा को जे से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में यहाँ पे जब भी काम में लेते हैं। तो जो जेड एल का वैल्यू था वो जेड एल का वैल्यू जो ऐसा मतलब आर प्लस जे एक्स ये जो होता है, तो हम लोगों को ये इसमें और इसमें इनमें रिलेशन कैलकुलेट किया था हमने। तो हमारे को ये पता चला था कि जो आर इन है वो आर के इक्वल होता है और एक्स इन जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स इन के इक्वल होता है या आर इन के इक्वल होता है, ये पता चला था। और यहाँ से हम लोगों ने ये पता किया था क्या कि जो जेड इन है या जो जेड एल है, मैं से बोलूँ जेड एल में आर की जगह आर इन रख सकता हूँ, या मैं ऐसे बोल लूँ, मैं दूसरे तरीके से इसको लिखूँ कि जो जेड इन है, जेड इन इज इक्वल्स टू आर इन का वैल्यू आर, और ये था एक्स इन का वैल्यू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, और ये जो जे था ये जेड इन आ गया, ठीक है ना। आप चाहो तो जेड एल को इन वाले टर्म्स में लिख सकते हो, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ये जेड इन है, दिस इज जेड एल। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जेड इन का कॉन्जुगेट लेता हूं, इसका संयुग्मी लेता हूं, सम्मिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या इसका ले लो, किसी का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो। तो आप अगर जेड इन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है जेड इन कहाँ पर, जेड इन है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट वैसा का वैसा आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के जैसे आ जाएगा। बट जो आयोटा है, आयोटा प्लस आयोटा है तो वो माइनस आयोटा हो जाता है, माइनस आयोटा तो पॉजिटिव आयोटा हो जाता है, मतलब आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो आयोटा लिखा हुआ है मतलब जे जो लिखा हुआ है, जे का क्या हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला अपने को, यहाँ से ये पता चला कि जेड इन का जो मैंने कॉन्जुगेट लिया वो ये आया, और ये जो है वो जेड एल के इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल है, जेड एल के इक्वल है। हेंस जेड इन का जो कॉन्जुगेट है वो जेड एल के इक्वल आ गया। यही तो प्रूव करना था अपने को, अरे यही तो प्रूव करना था। और जब ये सारी कंडीशन हो रही है उस टाइम पर हमारा जो पावर है दैट इज मैक्सिमम, जो शक्ति का मान है लोड प्रतिबाधा पर वो अधिकतम है। तो जब शक्ति का मान लोड प्रतिबाधा पर अधिकतम है उस सिचुएशन में, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, जेड इन स्टार इज इक्वल्स टू जेड एल, मतलब इसका संयुग्मी इसके इक्वल है, या आप ऐसे बोल लो कि इसका संयुग्मी इसके इक्वल है, इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल है, या इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल है। मतलब लोड के ऊपर जो पावर का वैल्यू है दैट विल बी मैक्सिमम, वो अधिकतम होगा अगर जो प्रतिबाधा है, लोड प्रतिबाधा, वो और जो वोल्टता है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल इंपीडेंस है, वो म्यूचुअली कैसे हो, एक दूसरे के कॉन्जुगेट, वो संयुग्मी हो, तब पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आगे बात समझ, अरे क्लियर है ना। और वो जो मैक्सिमम पावर है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो मैक्सिमम पावर अपने को मिल गया था। तो इस तरीके से अपना जो सर्किट बना, वो सर्किट कैसा बना, इस तरीके से अगर मैं सर्किट को बनाऊं, अतः जो सर्किट बनता है वो मेरा सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट ऐसा सर्किट बन गया कि ये जो है ई था, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो था जेड इन था, और जेड इन कैसा, मैं जेड इन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर, ये जैसे जेड एल है, जेड एल क्या है, आर प्लस जे एक्स, तो इसका कॉन्जुगेट ये है या इसका कॉन्जुगेट ये, एक ही बात है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा मान लिया तो इसका कॉन्जुगेट ये है, तो आर के इक्वल है, एक्स माइनस एक्स के इक्वल है, माइनस जे एक्स।
अब ये इसका कॉन्जुगेट है ना, या आप ये बोलो कि इसका कॉन्जुगेट ये है, एक ही बात है। इसका मतलब है कि जेड इन और जेड एल में ऐसा रिलेशन आएगा। अगर ऐसा रिलेशन है तब क्या होगा, जेड एल के ऊपर जो पावर का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, यहां पर शक्ति का मान अधिकतम होगा। आगे बात समझ में। और जो अधिकतम शक्ति का मान था वो हमने कैलकुलेट भी किया था, अरे किया था कि नहीं किया था, आई का वैल्यू कैलकुलेट करके इससे मल्टीप्लाई किया था, अधिकतम शक्ति का वैल्यू कैलकुलेट किया था। टोटल जो शक्ति है जो इससे निकल रही है वोल्टेज सोर्स से, वोल्टेज सोर्स से जो टोटल पावर है वो कितनी मिल रही है, इसको और इसको दोनों को मिल रही है ना। तो अगर कुल शक्ति की बात करें, स्रोत से कुल शक्ति, स्रोत से प्राप्त कुल शक्ति टोटल पावर बाय द सोर्स। अब देखो इससे जो टोटल पावर आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर भी, दोनों पे टोटल पावर ड्रॉप हो रहा है। तो टोटल पावर के लिए मैं पहले करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसके अंदर आई करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, और फिर इसके रेसिस्टेंस पे कितनी पावर खर्च होगी, इसके रेसिस्टेंस पे कितनी पावर ड्रॉप होगी, दोनों का पावर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर मेरे को पावर कैलकुलेट करनी है तो टोटल पावर देखो, इस पर भी आर रेसिस्टेंस है, इस पर भी आर रेसिस्टेंस है, तो टोटल जो पावर है, टोटल जो पावर है वो क्या होगी, दोनों पे जो ड्रॉप होगी वो होगी। तो देखो आई स्क्वायर आर कौन से पे, ये तो इसके ऊपर जो खर्च हुई वो, अरे आई तो करंट है, इसके अंदर जो करंट है, करंट तो दोनों में सेम ही है, ये करंट इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम ही है, क्योंकि एक ही लूप करंट का वैल्यू सेम आ रहा है। तो आई स्क्वायर आर, इसके ऊपर आर इसका प्रतिरोध हो गया ना, रेसिस्टेंस, इसमें भी रेसिस्टेंस आ रही है, तो इसमें भी कितना होगा, आई स्क्वायर आर, तो इसमें भी कितना होगा, आई स्क्वायर आर, मतलब कि क्या हो गया 2 स्क्वायर आर, ये पी टोटल हो जाएगा। और आई का वैल्यू कितना आएगा, इसको मैं 1 पुट कर देता हूँ, आई का वैल्यू इसमें केवीएल अप्लाई कर लो। तो पहले भी हम लोगों ने जैसे कैलकुलेट किया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लगा दो भैया, इसमें केवीएल अप्लाई करो, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे वोल्टेज आई इंटू जेड, यहाँ पे आई इंटू जेड एल, यहाँ पे आई इंटू जेड इन। तो देखो KVL इन दी सर्किट, सर्किट में KVL अगर मैं लगाता हूं तो क्या होगा, देखो क्या आएगा, आई, अरे यहाँ पे आएगा आई इंटू जेड इन, यहाँ पे आई इंटू जेड एल, तो आई इंटू जेड इन प्लस आई इंटू जेड एल, फिर इधर से घूम के आएगा, इधर जाएगा माइनस ई, नेगेटिव ई इज इक्वल्स टू 0, ये आई कॉमन ले लिया, जेड इन का वैल्यू आर माइनस जे एक्स, ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जेड इन प्लस जेड एल इज इक्वल्स टू ई, राइट, करेक्ट है, ओके। जेड इन का जो वैल्यू है दैट इज आर माइनस जे एक्स, ऐसा लिखा हुआ ऊपर देख लो, जेड एल का वैल्यू है आर प्लस जे एक्स इक्वल्स टू ई, these will cancel out to each other, I ये क्या हो गया 2r इज इक्वल्स टू ई, आई का वैल्यू क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू ई बाई 2r, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर ए लिख दो, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो फ्रॉम ए एंड बी देख लो भैया क्या हो रहा है, आई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ई अपॉन 2r है, तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, इक्वेशन नंबर ए एंड बी, व्हाट वी आर गेटिंग, पी टोटल इज इक्वल्स टू, पी टोटल क्या है, पी टोटल यहाँ पर क्या आया था 2i स्क्वायर आर, 2i स्क्वायर आर, तो 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर, आई इज दिस, इसका स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू आर, तो इट विल कम्स टू ई स्क्वायर, आर विल कैंसिल आउट, 2r, पी टोटल, ये टोटल पावर है जो सोर्स से मिली है, जो सोर्स दे रहा है पूरे सर्किट को, और जो मैक्सिमम पावर था वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो कई बार ये चीज भी पूछ लेता है, वैसे थ्योरम जो था अपना यहीं तक प्रूव हो गया था, ये यहीं तक प्रूव हो गया था जो थ्योरम था, ठीक है ना।
अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ जो काम की चीज़ है वो सुनो। इसका मतलब ये नहीं था कि जो अब तक बताया वो काम का नहीं था, ये भी काम का था, पर एक अलग चीज़ बताता हूँ। ये था जेड इन, ये ऐसा आया, ये जेड एल ऐसा आया, इसके बारे में और बात करते हैं। देखो जो जेड इन है वो मेरे पास में आया आर, जैसे मान लो जेड एल वो आर प्लस जे एक्स, या इसको लिख दिया मैंने आर माइनस जे एक्स। एक तरीके से तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं आर और एक्स के टर्म्स में लिखूँ तो। दूसरे तरीके से हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जेड इन जो था वो आर इन प्लस जे एक्स इन है, तो जो जेड एल होगा वो कैसा आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लूँ तो ये आर इन माइनस जे एक्स इन। मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये आर और एक्स के टर्म में लिख दिया, ये आर इन और एक्स इन के टर्म्स में लिख दिया। पर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बताना चाहता। ये अपना रिजल्ट आया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का जो रिजल्ट है वो ये मिला था अपने को कि ये एक दूसरे के कैसे होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, ये संयुग्मी होंगे। अब बात को समझना आप। सीन क्या है, सीन ऐसे है कि ये रियल पार्ट तो रियल पार्ट के इक्वल है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, एक का पॉजिटिव है तो एक का नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स क्या, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को बताता है काल्पनिक भाग बताता है फेज को, कला को। अब आपने कला वाली चीजें सुनते हैं हम लोग, प्रतिरोध में तो कला की कोई बात नहीं होती, लेकिन जब कैपेसिटर या इंडक्टर कॉइल की बात करते हैं, प्रेरक कुंडली या संधारित्र की बात करते हैं, वहां पर हम लोग कला की बात करते हैं। आपको 12th का थोड़ा बहुत अगर याद होता, आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे कर देता है, ये आगे कर देता है, ऐसा ऐसा कुछ सुना होगा। जैसे कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर करंट या वोल्टेज में से एक को आगे कर देता है, और वो जो इंडक्टर कॉइल है वो एक को पीछे कर देता है। आई बात समझ में? मतलब कैपेसिटर एक को जितना पीछे करेगा वो उतना उसको दूसरे को क्या कर देता, आगे कर देता। तो आगे या पीछे, ये समझ रहे हो ना? तो एक आगे करता है तो एक पीछे करेगा, मतलब एक फेज को कम करता है, पॉजिटिव में नेगेटिव लेके जाता है, तो दूसरा क्या करता है, पॉजिटिव लेके जाता है। इसका मतलब यहां से भी एक चीज ये समझ में आती है कि एक का जो क्या है, एक फेज को बढ़ाएगा तो दूसरा फेज को क्या करेगा, कम करता है। तो एक फेज को बढ़ा रहा तो दूसरा क्या करेगा, कम करेगा। तो कम या बढ़ाने का मतलब है कि अगर एक संधारित्र लगा हुआ है तो दूसरा कैसा लगा हुआ होगा, प्रेरक कुंडली लगी हुई होगी। आ रही बात समझ में? मतलब एक में यहाँ पर नोट लिख के लिखना लास्ट में, जब आपका ये खत्म हो जाए वहाँ पे, कि संधारित्र ये जो अधिकतम शक्ति संचरण में क्या होगा, अगर एक में धारितीय गुण है तो दूसरे में, एक में कैसा है, प्रेरकीय गुण है, तो दूसरे में कैसा होगा, संधारितीय गुण होगा। मतलब एक में कैपेसिटिव अगर नेचर है तो दूसरे में कैसा होगा, इंडक्टिव नेचर होगा। एक में प्रेरक कुंडली का नेचर है तो दूसरे में संधारित्र का गुण होगा। आई बात समझ में? अरे समझ में आ रही ना? एक में संधारित्र का गुण है तो दूसरे में प्रेरक कुंडली का गुण होगा। तो ये चीज है, यहां पर एक नोट लिख लेना। अतः अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय से, अतः अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय से सिद्ध होता है कि लोड प्रतिबाधा पर शक्ति का मान अधिकतम होने के लिए, शक्ति का मान अधिकतम होने के लिए लोड प्रतिबाधा तथा वोल्टा स्रोत का आंतरिक प्रतिबाधा तथा वोल्टा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं। अर्थात यदि लोड प्रतिबाधा में प्रेरकीय गुण है, यदि लोड प्रतिबाधा में प्रेरकीय गुण मतलब प्रेरक कुंडली का गुण है, प्रेरकीय गुण है, तो आंतरिक प्रतिबाधा में, तो स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा में संधारित्रीय गुण होगा।
ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। हैंस इट इज प्रूव्ड फ्रॉम द पावर maximum power transfer theorem, hence it is proved by the maximum power transfer theorem that the load impedance and the internal impedance of voltage source are the load impedance and the internal impedance of the load source are mutually complex conjugate to each other. It means if load impedance has the inductive property, it means if load impedance has the inductive property, then the internal impedance should have capacitive property and vice versa. बात चमक गई? सही है? क्लियर? ओके, ठीक है। हाँ जी भैया, ये बात क्लियर हो गई, तो ये सही है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक हल्का सा एक आइडिया बता देता हूँ इसका, और कि जैसे मान लो ये एक बैटरी है, मान लो 50 वोल्ट की बैटरी अप्लाइड है, और यहाँ पर एक Z अप्लाइड है, Z है कोई, और यहाँ पर ये Z इन है, इसका इम्पिडेंस, इंटरनल इम्पिडेंस, और ये है ZL। मान लो इसका वैल्यू है, क्या है, 50 माइनस 30 ये J, ठीक है। तो ZL का वैल्यू कितना होगा अगर इसके पावर मैक्सिमम अगर माने हम चाहते हैं कि यहाँ पर पावर मैक्सिमम मिले, तो ZL कितना होना चाहिए? ZL होना चाहिए कितना? इसका कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट तो रियल पार्ट के इक्वल, और ये कितना, प्लस J30। चमक रहा है? ये चीज़ होनी चाहिए। आई बात समझ? तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करेंगे। अभी इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है।